नमस्कार साथियों। G20 का सफल समापन भारत में हो चुका है और आज हम इसी G20 से संबंधित बहुत से मुद्दे जैसे क्या रही G20 पर दुनिया की प्रतिक्रिया, G20 ने भारत के लिए क्या किया और क्या सच में भारत ने G20 में कर दिए 5,000 करोड़ खर्च, इन सभी चीज़ों को आज हम करेंगे सर्च। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। न लेफ्ट विंग न राइट विंग, यह है नए इंडिया का नया पॉलिटिकल नजरिंग। G20 जिसकी मेजबानी इस बार भारत को मिली थी, जिसको भारत को ऑर्गेनाइज कराना था। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि वर्ल्ड मीडिया ये प्रेडिक्ट कर रही थी कि भारत ये इवेंट मैनेज ही नहीं कर पाएगा, भारत इस इवेंट को कराने में फेल हो जाएगा। लेकिन भारत ने इस इवेंट को इतने शानदार तरीके से कराया और उन क्रिटिक्स और मीडिया हाउसेस के मुंह पर इतना जोर का तमाचा मारा जो इसके फेल होने का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं वर्ल्ड मीडिया हाउसेस की बात कर लेते हैं कि G20 के सफल आयोजन पर किसने क्या छापा। न्यूयॉर्क टाइम लिखता है, G20 डिक्लेरेशन ओमिट्स क्रिटिसिज्म ऑफ रसिया बट नोट्स यूक्रेनियन सफरिंग। तो इनकी पीड़ा आप समझ सकते हैं। ये लिख रहे हैं कि ये क्या बात हुई, इतने बड़े इवेंट में रसिया का क्रिटिसिज्म ही नहीं हुआ। लेकिन इस बात से दिक्कत इनको ही है क्योंकि भारत की तो ये एक रूप में जीत ही है, क्योंकि भारत चाहता था कि वो पूरे विश्व को मैसेज दे सके कि G20 जैसे बड़े इवेंट का मतलब पूरे विश्व की इकोनॉमी को कैसे ऊपर ले जाया जाए और पूरे विश्व का एक साथ कैसे वेलफेयर किया जा सके, ये होना चाहिए। ना कि ये होना चाहिए कि एक ही मुद्दे को गोल गोल पूरे विश्व में घुमाना और उसी को चर्चा का विषय बनाना, उसी पर चर्चा शुरू करके उसी पर चर्चा खत्म कर देना। तो भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता था, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुआ। खैर, ब्लूमबर्ग ने छापा, इंडिया G20 विन सोस यूएस लर्निंग हाउ टू काउंटर चाइना राइज। ये ऐसा इसलिए छप रहा है क्योंकि जो जिनपिंग चचा सोच रहे थे कि हमारे बिना करा लो G20, देखते हैं क्या कर लेते हो। उनकी इस इवेंट में कोई पूछताछ ही नहीं थी। भारत ने दुनिया को ये रियलाइज ही नहीं होने दिया कि जिनपिंग नहीं आए थे। कौन है जिनपिंग, क्या है जिनपिंग? इनके प्रधानमंत्री आए थे तो आए थे, चले गए, क्या मतलब? तो जिनपिंग चचा, हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि चाहे नाराज फूफा बनो, चाहे बाऊ, आना है तो आओ, नहीं तो घर बैठो ताऊ। तुम्हारे बिना यहाँ कोई काम नहीं रुकने वाला। अल जजीरा ने तो इसे डिप्लोमेटिक वर्ल्ड कप का नाम दे दिया। वो लिखते हैं, इन G20 समिट इंडिया लुक्स फॉर मोमेंट इन द सन। देख रहा है विनोद, देश कितनी तरक्की करने वाला है और कहाँ तक जाने वाला है। गल्फ न्यूज लिखता है, G20 ट्रम्प हाउ इंडिया स्कोर्ड अ ग्लोबल डिप्लोमेटिक विन। अभी हमने आपको कुछ ही इंटरनेशनल अखबारों की हेडलाइंस दिखाई। ऐसे ही पूरे विश्व भर में G20 के सफल आयोजन को भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। ये सब तो ठीक है, भारत ने वसुदेव कुटुंबकम को प्रमोट किया, वन अर्थ वन फैमिली को प्रमोट किया, विश्व को एक साथ जोड़ने की बातें कही। लेकिन इससे भारत को क्या फ़ायदा हुआ, इससे भारत को क्या मिला या क्या मिलने वाला है? तो चलिए अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। G20 में भारत के जीत के मायने हम आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाते हैं। G20 में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ना, G20 को G21 बना देना। बेसिकली अभी तक G20 19 देशों और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर बनता था, लेकिन अब इसमें भारत ने अफ्रीकन यूनियन को भी जुड़वा दिया है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि G20 में अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने से भारत का क्या फायदा, भारत को ऐसा क्या मिलने वाला है? तो हम आपको बता दें, अफ्रीकन यूनियन को 55 कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया जैसे इम्पोर्टेंट देश भी शामिल हैं। अफ्रीका को आज के समय में दुनिया का ट्रेजर चेस्ट माना जाता है, जहां एग्रीकल्चर, डायमंड, गोल्ड, लिथियम जैसे रेयर मिनरल मिल सकते हैं, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी को एक नया आयाम देगा। और आगे चलकर जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के लिए हमें मिनरल्स चाहिए, उसका 60% हमें सिर्फ अफ्रीका से मिल सकता है। इसलिए
इसकी इम्पोर्टेंस और कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। और हाल ही में ये न्यूज आई थी कि भारत अफ्रीका में 150 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और आपको साथ में ये भी बताते चलें कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सीट दिलाने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 में शामिल सभी 19 देशों और यूरोपियन यूनियन को पर्सनली चिट्ठी लिख सहमति मांगी थी। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन के देशों के बीच में भारत के लिए कितना ट्रस्ट बढ़ा होगा। वो भारत को अपने हितैषी के साथ साथ एक विश्वसनीय इन्वेस्टर के रूप में भी देख रहे होंगे, जो आगे चलकर भारत को बड़ा फायदा पहुंचाएगा। वास्तव में ये स्टेप, भारत का ये मूव एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। भारत की दूसरी बड़ी जीत है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। पहले आप मैप से समझिए कि किन रीजन्स को जोड़ने की बातें हो रही है। ये है इंडिया, ये है मिडिल ईस्ट, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और इजराइल जैसे देश आते हैं, और ये है यूरोप। अगर अभी की बात करें कि भारत यूरोप से कैसे ट्रेड करता है, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर हम मुंबई पोर्ट से गुड को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये रेड सी से होते हुए, स्विस कैनाल से होते हुए हम मेडिटेरियन सी में एंटर करते हैं और फिर जाकर हम कहीं इसे यूरोप पहुंचा पाते हैं। लेकिन अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो हम इस रूट को स्किप कर सकते हैं। हम सामान को सीधा मुंबई के पोर्ट से यूएई के पोर्ट पर शिप के जरिए पहुंचा सकते हैं और फिर मिडिल ईस्ट के देशों में यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल को जोड़ती हुई एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिससे सामान को यूएई के पोर्ट से इजराइल के पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा और फिर इजराइल से यूरोप के देशों में। तो इससे भारत और यूरोप के बीच की ट्रेड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अनुमान है कि इस कॉरिडोर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच ट्रेड कम से कम 40% तक बढ़ जाएगा। तो भारत के लिए ये वास्तव में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये कॉरिडोर बन पाता है। तीसरी बड़ी विक्ट्री है दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन करा पाना। ये इतनी बड़ी विक्ट्री इसलिए भी है क्योंकि इस बार के G20 देशों में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस और डाइवर्जेंस थे कि पूरा विश्व इस पर नज़र गड़ाए बैठा था। क्या भारत इस बार ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकलवा पाने में सफल हो पाएगा? सभी को लग रहा था भारत ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया और डंके की चोट पे किया। इस जीत की खुशी आप मोदी जी को देखकर ही समझ सकते हैं। ये डिक्लेरेशन बहुत खास इसलिए भी था क्योंकि अभी तक G20 की साल भर से जितनी भी मीटिंगें चली आ रही थी, फिर चाहे वो कश्मीर में हो या अरुणाचल प्रदेश में, कहीं भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो सका था। मतलब एक मत होकर सभी देश सहमत नहीं हो सके थे। तो अभी ये था कि अगर भारत इस मीटिंग में ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं निकलवा पाता है तो ये G20 के 20 साल के इतिहास में पहली बार होता जब G20 की समिट में कोई भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ सका था। इसलिए ये डिक्लेरेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने लिखा, हिस्टोरिकल एंड पाथ ब्रेकिंग G20 डिक्लेरेशन विथ 100% कंसेंसस। यहाँ 100% कंसेंसस का मतलब है कि सभी के सभी 19 देश और यूरोपियन यूनियन 100% राजी थे। हर लाइन, हर पैराग्राफ से सहमत थे, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो चाइना हो, फिर चाहे अमेरिका हो, किसी को एक भी लाइन से कोई भी दिक्कत नहीं थी। सब पूर्णतः सहमत थे और ये भारत के लिए एक बड़ी जीत थी। और इस डिक्लेरेशन में 112 आउटकम पर सहमति बनी, जिसके फोकस में कुछ ये मुद्दे थे जिसको आप वीडियो रोककर पढ़ भी सकते हैं। तो ये तो बात हो गई G20 के ग्रैंड सक्सेस की। अब बात कर लेते हैं कि क्या सरकार ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने G20 के निर्धारित बजट 990 करोड़ से बढ़कर 4100 करोड़ रुपए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में
खर्च कर दिए। तो इन सब बातों का जवाब देते हुए भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कुछ ये कहा। उन्होंने कहा कि G20 का ये मेगा इवेंट सरकार द्वारा निर्धारित बजट से भी कम पैसों में करा लिया गया है। उन्होंने कहा, हम सब लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी आयोजन खत्म हुआ है, हम लॉजिस्टिक का हिसाब किताब जोड़कर खर्च हुए पैसों का हिसाब लगाएंगे। जो भी रकम आएगी वो सार्वजनिक की जाएगी। तब तक आप सभी लोग फेक न्यूज पर भरोसा बिल्कुल मत करिए। खैर, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये मुद्दा बनाने की कोशिश है कि इतने पैसे खर्च हुए, उतने पैसे खर्च हुए, लेकिन हमको और आपको देश को आगे बढ़ता देखकर प्राउड होने के एक भी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहिए। ये पक्ष और विपक्ष की बातें तो होती ही रहेंगी और चलती ही रहेंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।